दिनों प्रदेश और देश में चुनावी माहौल है और निश्चित तौर पर हम लोग भी इन चुनावी माहौल में उन्हीं शख्सियतों को आप लोगों के सामने लेकर आते हैं जिनका सीधा सीधा जो राब्ता है वो चुनावों के साथ है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ हैं फतेहपुर से विधायक और राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन भवानी सिंह पठानिया जी। भवानी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद सर। भवानी जी, मैंने कहा है ना, माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल में कई तरह का वाकयुद्ध जो वो देखने को मिल रहा है। इन दिनों अगर मैं दो चार जोड़ियों की बात करूं तो यहाँ से जो है आपके पुराने मित्र सुधीर शर्मा जो हैं वो पूरी तरह से हमलावर हैं मुख्यमंत्री के ऊपर। और दूसरी तरफ अगर मैं मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो वहाँ पर आपके जो तेज तर्रार युवा मंत्री हैं उनका और कंगना रनौत में जो है ये वाकयुद्ध चल रहा है। तो क्या अब आगे ये वाकयुद्ध ही देखने को मिलेगा या कुछ मुद्दों पर भी बात होगी? नहीं, देखिए, वाक युद्ध तो मेरे हिसाब से जब भी चुनाव आते हैं तो थोड़े जो टेम्पर हैं वो थोड़े फ्लेयर अप होते ही हैं। लेकिन आप देखिए कि चुनाव तो पूरा का पूरा मुद्दों के ऊपर है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है जो है केंद्र सरकार का। और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि पिछले 10 साल में जो युवा वर्ग की जो बर्बादी हुई है, जो आप देखिए कि जो वादा खिलाफी हुई है, चाहे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हो या काला धन को वापस लाने की बात हो या 15 लाख की बात हो, इन सभी के ऊपर जो है वो बातचीत होगी। और इस बार अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी अपना एक कैंपेन चला रही है, अब की बार 400 पार। लेकिन हकीकत ये है कि साउथ में साफ और बाकी हिंदुस्तान में हाफ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए 170 से 180 सीटें लेगी और 10 साल के बाद जो है ये सत्ता को दोबारा ये कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन को, ये सौंपेगी। भवानी जी, ये बात सारी ठीक है। 4 जून को सब साफ हो जाएगा, है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या हुआ, किसको कौन हाफ होता है कौन साफ होता है। लेकिन अगर बात यहाँ पर करें, आपसे बात पूछें तो आप केंद्र पे चले जाते हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया। यहाँ बात पूछें तो वो कहते हैं कि भैया प्रदेश में तो आपकी सरकार है। यहाँ बताइए, आपने तो कहा था कि हर साल जो है वो 1-1 लाख जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिया जाएगा, आप भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ये सब है क्या? ये कब तक चलता रहेगा ये सब? नहीं, देखिए, 25,000 की ऑलरेडी हो चुकी है। नोटिफिकेशन हुई ना, वो ग्राउंड पर नहीं आई। और इनफैक्ट वो तो लोग तो ये कह रहे हैं कि जो लगे हुए थे वो भी बाहर हो गए हैं आपके कार्यकाल में। जो जो लगे हुए हैं, जो बाहर सिर्फ वो हुए हैं जिनका कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी। अब आप देखिए कि जो ये रखे गए थे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कोविड कोरोना काल में, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था ही एक पर्टिकुलर समय तक का। उसको एक्सटेंड कर करके एक जगह तक पहुंचाया गया। उसके बियॉन्ड अगर होता तो लीगल केस बन जाता। तो इस करके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जो समाप्त करना पड़ा। लेकिन आप देखिए कि शिक्षा विभाग के अंदर, आपका आईपीएच के अंदर, आपका पीडब्ल्यूडी के अंदर नौकरियां ऑलरेडी नोटिफिकेशंस हुई हैं। और इसके बाद भी जो हमने वादा किया है हम उसको पूरा करेंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है, मैं पहले ही कह रहा था कि भैया बात तो मुद्दों पर होनी चाहिए। आप इनफैक्ट युवा भी हैं, बात आप मुद्दों की करते हैं और रोजगार पर आप तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं ना। लेकिन अब जो बात हो रही है, धर्म युद्ध चल रहा है कह रहे हैं ना, ये क्या है? ये धर्म क्या? हम लोगों को सत्ता में आना है ना, हम लोगों को एक प्रत्याशी बनकर जो है जनता के काम करने हैं, या फिर ये कहना है कि धर्म युद्ध चल रहा है ना, अधर्म युद्ध चल रहा है? कि ये सब बातें ठीक लगती हैं? जब आप लोगों को मेन मुद्दों से उनको भटकाना चाहते हैं, उस समय आप भावनात्मक मुद्दों के ऊपर जो आप चले जाते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है? और मेन मुद्दा जैसे अभी आपने बोला कि रोजगार की बात आपको हिमाचल में करनी चाहिए। देखिए, अगर भारत देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, उसी का इम्पैक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हिमाचल के हिंदुस्तान के अंदर अगर परफॉर्म ना करे, अगर आपका जो माइनिंग सेक्टर हिंदुस्तान के अंदर परफॉर्म ना करे, हिमाचल में उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सबसे पहले केंद्रीय नीति अगर ठीक होगी तभी जो है वो अर्थव्यवस्था ठीक चलेगी। और अर्थव्यवस्था ठीक चली तो रोजगार हिंदुस्तान में भी आएगा और हिमाचल में भी आएगा। इसलिए जो केंद्र की सरकार है उसका बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो है 2 गुना गति जो है हमें मिल जाएगी अगर हमारी केंद्र सरकार में सरकार जो अगर सेम होती है तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, भावनात्मक मुद्दे क्या करते हैं? भावनात्मक मुद्दे आपको भुलाने की कोशिश करते हैं। छेड़ता कौन है इन भावनात्मक मुद्दों को? क्योंकि अभी ये जो बात आई ना धर्म अधर्म की, ये क्यों आई है? ये इसलिए आई है क्योंकि मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री हमेशा अपनी सार्वजनिक सभाओं में ये कहते रहे हैं कि भाई हमने हिंदुत्व को हरवाया है, क्योंकि 97% जहां पर हिंदू हैं उस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। एक बहुत बड़ी डिफरेंस है, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हिंदुत्व जो है ये एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है हिंदुइज्म की। आप देखिए, आपको गाड़ी के पीछे अब हनुमान जी दिखते हैं एकदम गुस्से में, अब आपको राम भगवान दिखते हैं एकदम गुस्से में। ये हिंदुइज्म नहीं है। हमारा एक सहनशीलता वाला रिलीजन है, उसको डिस्टॉर्ट करके एक विभत्स प्रकार से बताया जा रहा है और इसके खिलाफ हम हैं।
हम खिलाफ हैं धर्म के नाम पर जो है वोट मांगने के, हम खिलाफ हैं धर्म के नाम पर जो है राजनीति करने के, और इसी को हम हिंदुत्व बोलते हैं। हम खिलाफ हैं कि मैं मस्जिद के बाहर जाकर जो है वो मैं लाउड स्पीकर लगा के मैं तांडव करूं, वो उसका धर्म स्थल है, वो जो करना चाहे वो करे, अपने इसमें जो मैं करना चाहूँ मैं वो करूंगा। हम ये चाहते हैं कि सर्वधर्म संभाव हो, हम ये नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू के अलावा कोई ना रहे। अपना क्या धर्म है अभी फिलहाल, अभी क्या धर्म है अगर इन चुनावों की लिहाज से देखें या बाकी की लिहाज से देखें तो क्या अपना क्या धर्म है? नहीं, हमारा धर्म क्या है, मतलब हम हिंदू हैं, और हम इतने कट्टर हिंदू हैं कि हमको छत पे खड़ा होकर शोर नहीं मचाना पड़ता कि मैं हिंदू हूँ। ठीक वो है, बात है, ठीक है। हमारा धर्म ये नहीं है कि एक बीइंग प्रत्याशी, बीइंग लीडर, नेतृत्व करने के चलते जो है युवाओं को रोजगार दें, है ना, महंगाई को कम करें, ये हमारा धर्म नहीं है इस वक्त। बिल्कुल वही कर रहे हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एग्जांपल बड़ा सिंपल है कि आप रोजगार की दृष्टि से मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, हर इंसान को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा करवा दी है, जिसका शिलान्यास ऑलरेडी हो चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया बनने से क्या होगा कि सबसे पहले वहाँ पे अगर जो फैक्ट्रीज लगेंगी, जो लोकल मेरा युवा है उसको रोजगार मिलेगा। 105 करोड़ का पुल जो है वो सैंक्शन कराया है CIRF से, जो कि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जोड़ के वहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। पहला इंडस्ट्रियल एरिया हमारा जुड़ता है डमटाल का, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया मेरा जुड़ता है जो संसारपुर टेरेस का, तीसरा जखवड़ के अंदर हम इंडस्ट्रियल एरिया लगाएंगे। पूरा फ्रेट कॉरिडोर बनाकर उसकी मूवमेंट जो है हम पंजाब से ट्रांसफर कर देंगे हिमाचल में। फिर ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है कि प्रदेश में जो है वो दुख की सरकार चल रही है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो है मित्र मंडली जो है वो खुश है, सचिवालय जो है वो कैफे बना हुआ है मित्रों का, और बाकी जो नाराज विधायक हैं उनको जो है जाने नहीं दिया जा रहा है, सिक्योरिटी जज प्लस वहाँ पर लगाई हुई, तो ये सवाल क्यों उठ रहा है फिर? देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा। लोग ये कहते हैं कि आज तक, मतलब पिछले 25-30 साल में हमने कभी ये 2 जगह, एक सेक्रेट और दूसरा ओक ओवर जो कि मुख्यमंत्री जी का निवास है, कभी इतना खुलापन वहाँ पे नहीं देखा। आप देखिए MLAs के लिए स्पेशली, MLA किसी भी समय अगर चाहे बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीधा ओक ओवर में घुस जाता है, ऊपर जाता है, दर दर करते हुए उनके प्राइवेट जो उनके घर के अंदर जो घुस जाता है, घर के अंदर बैठकर वो उनके टेबल पे बैठकर चाय पीकर अपना काम करवा के वापस आता है। ये क्यों नाराज हो गए फिर कौन से? अपने ये विधायक? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री ने अपने पूरे दरवाजे खोले रखे हुए हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो थोड़ी आपके पास आकर आपको मनाएंगे कि बेटा मेरे पास बाकी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, मेरे पास पूरी जो है प्रदेश का मुझे काम करना है। ठीक है, जैसे मुझे भी काम कराना होता है, हम जाते हैं, अपने प्रपोजल्स रखते हैं, वो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसी हिसाब से जो हमारा काम हो जाता है। इसके पीछे की क्या वजह रही? ही नहीं, जब मैं अपनी ईगो पे बात ले लूंगा कि मैंने आपके पास जाना ही नहीं है और मैंने कुछ काम बताना ही नहीं, तो काम होगा कैसे, आप बताइए ना। एक की बात तो मान लेते हैं कि उनको मंत्री पद नहीं मिला इसलिए नाराज हो गए ना, बाकी चलो 2 की मान लेते हैं, बाकियों का क्या हुआ? अब वो निर्दलीय क्यों अपना त्याग पत्र दे रहे हैं वाला? तो वही मैं बता रहा हूँ, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे हास्यास्पद किस्सा यही है। आज़ाद एज बाय डेफिनेशन आज़ाद है, किसी भी तरफ जो है वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको रिज़ाइन जो है वो करना पड़ रहा है? रिज़ाइन करना नहीं पड़ रहा, भारतीय जनता पार्टी रिज़ाइन ज़बरदस्ती करवा रही है। जब ये गुमशुदा थे तो लोग ये कहते हैं, एक रिपोर्ट हमारे पास ये आई कि एक दिन कुछ लोग जो है वो रात को भाग गए ऋषिकेश से, CRPF उनको दोबारा पकड़ के लाई। फिर इन्होंने ये सोचा कि ये जब उनके नहीं हुए तो हमारे कैसे होंगे, आप इनको बांधने का एक ही तरीका है, रिजाइन करवाओ। अच्छा, ये बहुत रोए होंगे, बहुत गिड़गिड़ाए होंगे कि रिजाइन क्यों करवा रहे हो। आप कह रहे हैं कि भैया ये जो है वो करोड़ों में बिके हैं, क्या आपको भी ऑफर मिला था क्या? नहीं, देखिए, मैं ऐसी बात मैं बोलना नहीं चाहता इस समय। क्यों करवा रहे हो? आप कह रहे हैं कि भैया ये जो है वो करोड़ों में बिके हैं, क्या आपको भी ऑफर मिला था क्या? नहीं, देखिए, मैं ऐसी बात मैं बोलना नहीं चाहता इस समय। ऑफर बहुत सारे लोगों को मिला था, ठीक है जी, लेकिन वही है कि जो अपने ईमान पे टिके रहे, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसे से ज़्यादा अपना आत्मसम्मान है, पैसे से अच्छा। मैं ये चाहता हूँ जब मैं मॉल रोड पे चलूँ ना, तो कोई पीछे से ज़ोर से चीखे ना कि गद्दार बिकाऊ। हम ये नहीं चाहते, ठीक है, हम ये चाहते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमे तो मैं और मेरे वर्कर वोटर की आंखों में आंखें डाल के देख सकें कि देख, तेरा नेता जो है ईमानदार है, टिकाऊ और तेरे साथ खड़ा हुआ है। तो भानी जी आप युवा हैं, देखिए ना, और पढ़े लिखे भी हैं इनफैक्ट, है ना, और अपने बलबूते पे आपने अपना एक मुकाम हासिल किया था। क्या आज आप ये चाहेंगे कि आज की जो सियासत है, राजनीति जो है वो जात पात पर होनी चाहिए, धर्म समुदाय पर होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, जात क्या है बेसिकली। आज से पहले क्या होता था कि जात एक, जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे उसके नाम पे जात बनती थी, ठीक है। जो किसान होता था, किसान को जट या जाट बोलते थे, ठीक है। जो तेल का काम करता था उसको कुछ और बोलते थे, जो बाल काटता था उसको कुछ और बोलते थे। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब होता क्या है, अगर एक रिप्रेजेंटेटिव या मेरा जो मुझे रिप्रेजेंट करने वाला मेरा नेता अगर मेरे जैसा होगा तो पॉलिसीज वो बनाएगा जो मुझे सूट करती हैं। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर जट सिख और बनिया पंजाब के अंदर अगर कैंडिडेट खड़ा है तो जट सिख को वोट इसलिए देता है
क्योंकि जट सिख जो कैंडिडेट है वो बात करेगा एग्रीकल्चर की, वो बात करेगा बीज की, वो बात करेगा पेस्टिसाइड की, वो बात करेगा फार्म इक्विपमेंट की। तो भवानी पठानिया जो है पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि वही प्रत्याशी उनके मैदान में उतारे जाएंगे जो कि जिताऊ होंगे, इसलिए उन्होंने जो है अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं क्योंकि उन पर मंथन चल रहा है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।